उसके बाद है प्रोसीजर स्टेप एंड पेशेंट पोजीशन। नंबर 1 पे क्या है, टाइम आउट एंड सेडेशन। परफॉर्म सेफ्टी टाइम आउट, ठीक है, प्लेस माउथ गार्ड। हम अपर की एंडोस्कोपी की बात करें, मैं बार-बार रिपीट करूंगा, ठीक। Administer sedation and begin continuous monitoring of HR, BP, RR and consciousness level होता है। क्या क्या चीजें इसके अंदर है? नंबर 1 टाइम आउट एंड sedation। क्या क्या चीजें रिपीट कर ले? टाइम आउट, माउथ गार्ड की क्यों इंपॉर्टेंस यहाँ पे पेश की गई? स्कोप बाइट नंबर 1 स्कोप बाइट ना, उससे पहले पेशेंट से उससे पहले बेसिक चीज पे जाओ। अगर आपके पास 2 महीने का बच्चा है या 20 साल के यंग लड़के, तो माउथ गार्ड की सिलेक्शन कैसे पता चली? फिर फाइल स्टडी के अंदर हमने एज देख ली, पेशेंट देख लिए, उसके मुताबिक इक्विपमेंट सिलेक्शन की है। हमारी हर चीज जो बात डिस्कशन होती जाएगी, आगे जाते जाएंगे, सब की बेस फाइल स्टडी पे आएगी, हमेशा याद रखिएगा। इसलिए मैं बहुत ज्यादा जोर देता हूँ इस चीज के ऊपर। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या प्रोसीजर करा रहे हैं, उसके मुताबिक आप हर चीज सिलेक्ट करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, नंबर 2 स्कोप इंट्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन। यानी हम पेशेंट के एसोफेगस में, स्टमक में स्कोप डालते हैं और जो भी हमें पैथोलॉजी नजर आती है हम उसको देखते हैं, एग्जामिन करते हैं। अगर कोई सैंपलिंग करनी हो तो हम उसकी सैंपलिंग करते हैं, ठीक। नंबर 3 पे आता है इंटरवेंशन एंड बायोप्सी। अगर स्टेंट डालना है या हिस्टेरेक्टोमी करना है या बैंड लगाना है तो हम उसको ये भी कर सकते हैं, ठीक। उसके नंबर 4 पे स्कोप विथड्रॉ एंड डॉक्यूमेंटेशन। स्कोप को फिर हम विथड्रॉ करते हैं, किस तरह से करते हैं, उसके बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक। और इसके जितना हमने प्रोसीजर किया हम इसके डॉक्यूमेंट पे लेकर आएंगे, रिकॉर्ड उसका बनाएंगे कि हमने इसके अंदर इस पेशेंट के अंदर क्या क्या प्रोसीजर किया। तो इसके टोटल कितने 4 स्टेप्स हैं। अब ये स्टेप रिपीट कर लो। नंबर 1 टाइम आउट एंड सेडेशन, नंबर 2 स्कोप इंट्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन, नंबर 3 इंटरवेंशन एंड बायोप्सी। ये बेसिक चीजें आज बता रहा हूं, खाली आप समझिए। ये सारे टॉपिक आगे जाके डिस्कशन होते रहेंगे पूरे 6 महीने में, ठीक। नंबर 4 में स्कोप विथड्रॉ एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब हमारी रिस्पांसिबिलिटीज क्या होनी चाहिए? बड़ा दिमाग बिफोर प्रोसीजर हमारी क्या रिस्पांसिबिलिटीज होनी चाहिए? Prepare room and all accessories like by patient identity. एक वर्ड पढ़ो, रिपेयर रूम एंड Prepare room and all accessories. अलग। अब इसकी बेस क्या बनेगी? फाइल समझ आ गई ना, फाइल स्टडी का कांसेप्ट। उसके आगे चलें, वेरीफाई एंड पेशेंट आइडेंटिटी। इसकी बेस क्या बनी? फाइल स्टडी। नंबर 3 पे आगे चलें, कंसेंट, पेशेंट पोजीशन, मॉनिटरिंग रिकॉर्ड, बेसलाइन वाइटल्स एंड प्रिपेयर मेडिकेशन। तो जब आपने फाइल स्टडी कर ली तो उसके मुताबिक आपने पूरा बिफोर प्रोसीजर पेशेंट की एक तो पोजीशनिंग अच्छी कर दी, बेसलाइन, मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंटेशन आपने अच्छी कर दी, इक्विपमेंट और एक्सेसरीज का आपने अकॉर्डिंग टू दैट आपने सिलेक्शन कर दी। दिस इज द बेस ऑफ फाइल, ठीक। उसके बाद ड्यूरिंग प्रोसीजर assist the endoscopist, right? Endoscopist को assist करेंगे, पास एक्सेसरीज ऑन रिक्वेस्ट। जो डॉक्टर डिमांड करता है आपसे एक्सेसरीज को, आप उनको वो थ्रू द स्कोप पास करके दो, ठीक। पास करने की एक टेक्निक है, आप लोग जब मैं केस कराते हैं देखा करो क्या टेक्निक यूज करते हैं, तो आपकी एक्सेसरीज कितनी इजीली और कितनी स्पीडली जाकर ट्रैवल करती है एंडोस्कोप के अंदर, कहाँ आपको रोकना है, कहाँ आपको नहीं रोकना। उसके बाद क्या है, मॉनिटर पेशेंट वाइटल कंटिन्यूअसली। जब आप एंडोस्कोपी प्रोसीजर करा रहे हो तो कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग देखते रहिए, आपके आंख और आपके कान कंटिन्यूअसली मॉनिटर पे होने चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या है, लेबल स्पेसिमेन। अगर आप कोई स्पेसिमेन लेते हैं तो बिफोर ड्यूरिंग प्रोसीजर आप जो असिस्टेंट है आपका सेकंड असिस्टेंट जो होता है तो उसको आप कौन लेके इसको लेबल कर लें। आज हम एक ही जगह से 2 सैंपल ले रहे होते हैं और एक ही पेशेंट के बाद तो 4 से 5 सैंपल ले रहे हो, तो आपको लोकेशन, पेशेंट की आइडेंटिटी उस पे मेंशन करना लाजमी है और नंबर ऑफ सैंपल आपको मेंशन करना लाजमी है, ठीक। उसके बाद क्या है, एंड अलर्ट टीम टू एनी पेशेंट चेंजेस। आपके रूम में जो कितने लोग होते हैं? 4 लोग होते हैं, चारों का अपना अपना रोल होता है।
अपनी टीम को जो हेड साइड पे स्पेशली बैठा होता है, जिसके कान और आंख दोनों मॉनिटर पे होते हैं, अगर कोई भी ऐसी एडवर्स इवेंट आ रहा है उसके अंदर, तो आप तुरंत अपनी टीम को अलर्ट कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक बंदा वॉशरूम गया हुआ है, एक बंदा आपका नाश्ते पे गया हुआ है, एक बंदा खाने पे गया हुआ है, एक बंदा बाहर पेशेंट देखना। जब ये चीजें ड्यूरिंग प्रोसीजर होती है ना, तो आपका पेशेंट खराब होने का बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। कोशिश किया करें जब आप एंडोस्कोपी प्रोसीजर करवा रहे हो तो आपकी पूरी टीम रूम के अंदर मौजूद होनी चाहिए और अलर्ट होनी चाहिए। कि मैंने अक्सर देखते हैं कि कोई मोबाइल पे लगा होता है, कोई उस कोने में लगा होता है, पेशेंट क्या चल रहा है एकदम आप लोगों के जहन में चीजें निकल जाती हैं। तो खुदारा इस चीज पे गौर करें, जब आप प्रोसीजर करा रहे हो आपकी पूरी टीम प्रोसीजर के दौरान रूम के अंदर होनी चाहिए और फुली अलर्ट होनी चाहिए। उसके बाद की आफ्टर प्रोसीजर क्या चीज़ है, इंश्योर पेशेंट रिकवरी। जब आप पेशेंट रिकवरी के लिए भेजते हैं तो आप जो मॉनिटरिंग आपने उस टाइम पेशेंट की चल रही है उसको डॉक्यूमेंट करके आप पेशेंट को रिकवरी में प्रॉपर हैंड ओवर करके हैं और उसकी रीडिंग्स देकर आए पेशेंट और पेशेंट की प्रॉपर पोजीशनिंग करके हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद क्या है, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। एंड जब नेक्स्ट पेशेंट आप लेंगे तो आपके पास जो एक्सेसरीज यूज हो जाती हैं, जैसे आपने एंडोस्कोप यूज कर लिया या बायोप्सी फोर्सेप यूज कर लिया, कोई भी एक्सेसरी यूज कर, तो उसको दोबारा रीस्टॉक करें बिफोर नेक्स्ट प्रोसीजर। आप लोगों के जेडीज में ये चीज शामिल है कि आपके रूम में जो 4 लोग होते हैं उनकी जेडीज की, और आप हर बंदा तो जो टीम लीडर है उस जेडीज के मुताबिक अपने स्टाफ से काम करवाएगा, तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। परेशान आप तब होते हैं जो प्रोसीजर करवा रहा होता है वो एंट्री कर रहा होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी को बुरी ना लगे मेरी बात। और जो जिसका काम है इक्विपमेंट्स अरेंज करना वो पेशेंट लेके क्या होता है, जिसका काम है पेशेंट लेके आना वो हेड पे बैठा होता है। जब आप इस तरह की मिसहैंडलिंग करते हैं रूम के अंदर तो आप लोग हमेशा सब परेशानी रहेंगे। अकॉर्डिंग टू द जेटीज आप अपने काम करेंगे तो कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी और अच्छा पेशेंट एंडोस्कोपी प्रोसीजर होगा, पेशेंट सेफ्टी अच्छी। ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि की एक्सेसरीज क्या चीज है, कुछ एक्सेसरीज के नाम बताएं। इंजेक्शन नीडल, hemostatic kit, balloon dilator, retrieval basket, growth net, cytology brush and guide wire. गुड। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे recognize common findings and understanding therapeutic options alongside promote identification of complication and essential technicians competencies। ठीक, what is the common findings and therapeutic, अब फिर इसको रिपीट करते हैं। esophagus की बात करते हैं, esophagus या स्टमक की, तो उसके अंदर कॉमन फाइंडिंग्स क्या क्या हो सकते हैं बड़े? esophagitis हो सकता है। व्हाट इज esophagitis? Inflammation of the esophagus is called esophagitis. Number 2, gastritis. Inflammation of the stomach is called gastritis. Duodenitis is the duodenum की inflammation है या पेप्टिक अल्सर है, Barrett's esophagus है। जिन पेशेंट को भी जो हमने कहा गर्ड होता है, रिफ्लक्स डिजीज होती है जिन पेशेंट को, उन पेशेंट में अमूमन बैरेट्स बन जाते हैं लोअर एसोफेजियल जंक्शन के ऊपर। ठीक, वायरसेस हो सकती हैं, पॉलिप्स, ट्यूमर, ब्लीडिंग, हाइटस हर्निया, ये सारी चीजें होती हैं। हाइटस हर्निया भी बेसिकली होता है रिफ्लक्स डिजीज की वजह से हाइटस हर्निया होता है। स्टमक का हमारा कुछ हिस्सा हमारा बार-बार वॉमिट की वजह से, गर्ड की वजह से एसोफेगस में आ रहा होता है, दैट इज कॉल्ड हाइटस हर्निया। उसके बाद अगर वैरिसिल बैंड होता है, वैरिसिल होती है तो बैंडिंग करती है या एपीसी कर सकते हैं, हेमोस्टेसिस होती है, बैलून डायलेटेशन कर सकते हैं, स्टैंड, ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। फिर पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी। ये सारे जो प्रोसीजर आप देख रहे हैं इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? एस्पिरेशन क्या चीज है? सर एस्पिरेशन का मतलब लंग्स के अंदर या तो ब्लड चला जाए या वोमिटिंग सिक्रीशन चला जाए, और उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट हाइपोक्सिया में चला जाएगा। तो उसको हम सेव किस तरह करेंगे, लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था किस तरह एस्पिरेशन से सेव करेंगे पेशेंट को। लेफ्ट प्रॉपर सक्शनिंग, कंटीन्यूअस शेकिंग, सक्शनिंग। और जब सक्शनिंग करते हैं ना, बड़ी कॉमन मिस्टेक करते हैं हम, हिट करते हैं वोकल कॉर्ड्स, डालते जाते कहते हैं, जब डालते जाएंगे मजीद ट्रॉमा करेंगे, मजीद पेशेंट को इरिटेट करेंगे। तो बिल्कुल साइड पे जाके आराम से सक्शन करेंगे, क्योंकि पेशेंट लेफ्ट पे जितनी सिक्रीशन आएगी वो लेफ्ट साइड पे आएगी, तो वहाँ से जाके आराम से सक्शन करेंगे। अगर ब्लीड कर रहा है
तो फिर आप चले जाएंगे थोड़ा डीप, अदरवाइज डीप सेक्शनिंग ना करें। ब्रेडिकार्डिया हो सकता है ड्यूरिंग एंडोस्कोपी, टेकिकार्डिया हो सकता है, उसके बाद हाइपोटेंशन, सिडेशन रिएक्शन इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे इमरजेंसी इक्विपमेंट्स हमारे रूम में क्या क्या होने चाहिए नेशन? Respirator, oxygen, suction, ammo bag, emergency drugs, airway equipment. गुड। अच्छा ये सारी चीजें यूज हो गई, एंडोस्कोप यूज हो गए, एक्सेसरी यूज हो गई। हम थोड़ी सी एंडोस्कोप के ऊपर बात कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर डिटेल में आगे जाके बताएंगे इन सारी चीजों की। हाउ टू डिसइंफेक्ट एंडोस्कोप, बताएं पढ़े। Pre-cleaning, Pre-cleaning, manual cleaning, rinse, dry, number 4 documentation। अब ये सारी चीजें, ये पूरा एक टॉपिक है जिसको हम जाके स्टडी करेंगे आगे जाके, ठीक। उसके बाद क्या है, आज हमने क्या सीखा? patient safety, prepare and infection control and documentation. File study. बेसिक क्या? File study. Thank you so much।